मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। खुद गीले पे सूखे पे मैं कितनी रातें जाग गुजारे, अब तो मुश्किल में हूँ मैं तो तेरे बिना, सर पे हाथ रखो मेरी प्यारी माँ, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको। हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। आज कराची की आबादी 2 करोड़ से ज़ायद तजावुज कर चुकी है, यानी कि बहुत से दुनिया के ममालिक से बड़ा है हमारा कराची। लेकिन इसी 2 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले अरूसुल बलाग शहर में एक ऐसा घिनौना गुनाह कबीरा और एक ऐसा जुर्म सरजद होता है जिसको हम खामोशी और अपनी लाइल्मी से बर्दाश्त किए चले जा रहे हैं। शायद हमारी लाइल्मी और आंख बंद करके तमाशा देखने का हमारा ये वतीरा आज इसकी शरह में इजाफे का बाइस है। आज इसकी शरह में जो होशरुबा इजाफा हो चुका है वो जुर्म अजीम और गुनाह कबीरा है इन्फेंटिसाइड, यानी नौमौलूद बच्चों का कत्ल। और कत्ल भी वो जो कोई और या कोई गैर नहीं बल्कि खुद अपने माँ बाप करते हैं। इसमें सबसे अफसोसनाक पहलू तो ये है कि ऐसे केसेस में 95% तादाद बच्चियों की होती है। बेटी की ख्वाहिश में बेटियों की तादाद में इजाफा हो या फिर किसी गुनाह का शाखसाना या फिर गुर्बत, वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन दुनिया का कोई भी मजहब या कोई भी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि अपनी औलाद को पैदा होते के साथ ही मार दिया जाए। और अफसोस की बात तो ये कि आज तक इस कत्ल का एक भी मुजरिम या तो पकड़ा नहीं गया और जो पकड़ा गया उसको आज तक कभी सजा नहीं हो सकी। कराची शहर में 2021 में ही इन वाकयात में किस हद तक इजाफा हुआ वो आपकी और हमारी सोच से भी परे है। इनकी वजूहात क्या है, इनकी रोकथाम कैसे हो, आप देखेंगे आज हमारे प्रोग्राम चीख उठा कराची में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम चीख उठा कराची में। आज का मौजू हमारे प्रोग्राम का इंतहाई सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव कि इस प्रोग्राम को करने के लिए भी हमें सोचना पड़ा कि ये हमें प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं। लेकिन जिस तवातुर के साथ ये अफसोसनाक वाक़यात हो रहे थे और जिस तरीके से इसकी शरह में इजाफा हो रहा है सिर्फ कराची में, हमें मजबूरन ये प्रोग्राम मुरतब करना पड़ा। आपने अक्सर व बेशतर सुना होगा न्यूज़ चैनल्स पर या अखबारात में या शोबा इब्लाग का कोई भी सोर्स हो आप तक, चाहे वो सोशल मीडिया से पहुंचा हो, लेकिन आपने मुसलसल कुछ अरसे में कराची में आपने सुना होगा कि जो नौमौलूद बच्चे हैं उनको कचरा कुंडी में फेंक कर, शॉपर में पैक करके, उनका दम घोट कर या किसी भी तरीके से उनको पैदा होते के साथ ही कत्ल किया जाता है। और ये तवातुर के साथ वाक़यात हो रहे हैं। इसके लिए एक ख़ास किस्म की टर्म यूज़ होती है, इस ख़ास टर्म का नाम है इन्फेंटिसाइड, यानी कि नौमौलूद बच्चों का कत्ल। अब इसकी कई वजूहात होती हैं। इसकी एक वजूहात में अगर हम जाएं इस तरफ के शायद कोई बेरारवी का जो शिकार होने वाले है, जो हमारा इस वक्त मुआशरा जिस डगर पे चल पड़ा है, एक ये भी इसकी वजह है। एक वजह है गुर्बत के बच्चे पाल नहीं सकते, तब गुर्बत की वजह से बच्चों को इस तरीके से कि मज़ीद बच्चे नहीं रख सकते। इसके लिए भी एक हल मौजूद है कि अगर आप बच्चों की बोझ से तले या फिर बच्चों की परवरिश की वजह से आप चाहते हैं कि मज़ीद बच्चे ना हो, तो इसका एक सिंपल तरीका यह होता है कि आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करें। नहीं ना कि ये कि आप जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको पैदा होते के साथ ही मार डालें। एक हार्डकोर क्राइम है ये, लेकिन अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि इसके ऊपर कोई ऐसी पकड़ हुई हो कि जो कि निशाने इबरत के लिए उसको मिसाल बनाया गया हो, अनफॉर्चुनेटली। और इसका एक सबसे घिनौना पहलू ये है कि आदाद और शुमार के मुताबिक ऐसे अगर 100 वाक़यात हो रहे हैं तो उन 100 में से 80% जो कत्ल होने वाले बच्चे हैं वो बच्चियां हैं, यानी कि लड़कियां।
हम कितने भी मॉडरेट हो जाएं, मेरे इर्द गिर्द जो गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है आप देख रहे हैं, हम 2022 में आ गए हैं। हम एक ऐसी दौर की तरफ जाने की ख्वाहिश रखते हैं जिसको मॉडरेट एज कहा जाए, लेकिन इसके बावजूद हमारा अमल जाहिर करता है कि अभी तक हम ज़माना जाहिलियत से बाहर नहीं आ सके। आज हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि वो इस अमल को किस नज़र से देखते हैं, और आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसमें हम बात करेंगे सारिम बरनी साहब से, फैसल ईधी साहब से, जो कि इस हवाले से अपना एक ख़ास इस्तेहकाक रखते हैं, अपनी एक शिनाख्त रखते हैं और ये इस हवाले से काम भी कर रहे हैं। और आखिर में हम प्रोग्राम में बात करेंगे क्रिमिनोलॉजिस्ट से, और उनसे मालूम करेंगे कि क्या कानून इतना बेबस है इस क्राइम के आगे। तो ये तमाम तर चीज़ें आज आप हमारे प्रोग्राम में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि लोग इस हवाले से क्या कहते हैं। एक खातून मुझे नज़र आई, छोटी सी बड़ी प्यारी सी बच्ची इनकी गोद में थी, कोई 6 महीने की बच्ची है, अल्लाह इसे ज़िंदगी दे। मुझे आप ये बताएं, मैं एक आम इंसान की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से भी नहीं, एक आम इंसान की हैसियत से अगर आपसे पूछूं, आप अक्सर और बेशतर ये जो सुनती हैं या देखती हैं कि कचरे में बच्चों को फेंक दिया जाता है मरने के लिए, और उनको बल्कि मार दिया जाता है, जैसे ही पैदा हुए उनको मार दिया जाता है। उसकी वजूहत कुछ भी हो सकती हैं। आप इस कभी अमल को आप किस नज़र से देखती हैं? आपको लगता है कि ये एक गुनाह कबीरा और एक बड़ा सा जुर्म है? देखिए, ये जुर्म के साथ गुनाह कबीरा है। शायद वो माँ तो नहीं होगी कि जो अपने बच्चे को फेंके, क्योंकि माँ ऐसा अमल कर नहीं सकती। अगर बहुत मजबूर है तो पाकिस्तान में बहुत से इदारे मौजूद हैं, किसी भी झूले में दे दें, किसी भी जगह रख दें, किसी अच्छी जगह रख दें कि बच्चा किसी के हाथ में लग जाए। अगर वो ऐसा भी नहीं कर सकते तो किसी बे औलाद जोड़े को देते, उनकी फैमिलियों में आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जहाँ पे वो अपने बच्चे को दे सके। अच्छा, ये बताएं कि ऐसे वाक़यात में आपने तो बता दिया, आप कहना क्या चाहेंगे उन लोगों को जो ऐसा कोई इरादा करने वाले हैं या जो इरादा कर चुके हैं और जिन्होंने ये पाया तकमील तक पहुंचा दिया अपना ये नापाक मंसूबा, और बच्चे को उन्होंने इस तरीके से मार दिया पैदा होते के साथ ही? क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि अगर ऐसे बच्चे हैं आपके पास, किसी ऐसे बे औलाद जोड़े को दे दे या किसी ऐसे इदारे में कर दे जहाँ पे कम से कम बच्चे सेफ तो रह सके, ना कि उनको किसी कचरा कुंडी में फेंकने या फिर किसी को कुत्ते के आगे फेंक दिया। बहुत से ऐसे वाक़यात भी आपने भी सुने होंगे, अक्सर सोशल मीडिया में भी आते। तो उससे अच्छा है कि वो बच्चा पैदा कर ही लिया ना, तो कम से कम किसी इदारे में, किसी से जगह, किसी बे औलाद जोड़े को दे दे, क्योंकि दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसी भी आवाम है जो औलाद के लिए तरस रही है, तो उनको दे दे, वो ज़्यादा बेहतर है। सर, ये बताइएगा कि जब आप किसी न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर या किसी सोर्स से भी अगर आपको ये पता चलता है कि तवातुर के साथ ये जो वाक़यात हो रहे हैं कि बच्चों को पैदा होते के साथ ही कचरे में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर किसी शॉपर में उनको बंद करके उनको मारने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि वो अनवांटेड एक बच्चा, उसको ये डिसाइड कर लिया जाता है कि इसको पैदा होते के साथ ही मरना है, आप इसको कितना कंडेमेबल एक क्राइम समझते हैं और कितना इसको आप कंडेम करेंगे? जी, इसको तो जितना भी कंडेम किया जाए उसकी कोई लिमिट नहीं है। और आपने बड़ा सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्राइम। ये सोशल क्राइम भी है और दीनी हिसाब से, दीन इस्लाम में इस किस्म के वाक़यात को सख्ती से मना किया गया है। जब से ये दुनिया बनी है, आज से हज़ारों साल पहले भी यही काम होता था, ज़माने जहलियत में। ज़माने जहलियत में। फिर उस पर हुक्म आया, मना कर दिया गया, मगर अफसोस कि आज तक ये काम चल रहा है और हमारे मुल्क में तो ये कुछ ज़्यादा ही है। जैसे आपने कहा कि कचरे की कुंडी में गला घोट के फेंक दिया, पैदा होते ही फेंक के चले गए, ये इंसानियत की, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि इससे गिरी हुई हरकत और कोई नहीं हो सकती। आप अपने उसके लिए
जान छुड़ाने के लिए अपने गुनाह से आप एक ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। अपने गुनाह से जान छुड़ाने के लिए आप एक ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं जिसको अल्लाह ने सांसें थी, 9 महीने पेट में रखा गया, पूरा अल्लाह का जो एक साइकिल है वो कंप्लीट हुआ। वो पूरा साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब वो पैदा हुआ या हुई तो आपने ले जाके उसको कचरे की कुंडी में फेंक दिया। क्या गुर्बत की वजह से या बेटियां ज़्यादा होने की वजह से या किसी गुनाह के नतीजे में किसी भी वजह से अगर इस बच्चे को आप मारना चाह रहे हैं तो आपको उस वक्त कैसा लगता है? अफसोस होता है इस माशरे का हिस्सा होने में जब आपको पता चलता है कि इस पे तो कानून ने कोई हरकत करनी नहीं है? वो बच्चा आया, उसका हक था ज़िंदा रहने का, लेकिन उसको ये हक छीन लिया गया और अपनों नहीं उसका छीना। उस पे आपको लगता है कि कानून को मुतहरिक होना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे जो मुल्क का कानून है उसको बहुत मुतहरिक होना चाहिए और ऐसे बच्चों के लिए कोई ख़ास काम करना चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को किसी ख़ास जगह पर रखें। और जिस बच्चों को जीने का हक हमारे अल्लाह और नबी ने दिया है तो हम कौन होते हैं बहैसियत इंसान के कि हम उससे उस बच्चे का वो हक छीनें और उसको हम कचरे के ढेर में फेंक दें। जनाब, हम अभी जिस जगह पे मौजूद हैं नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जब भी इंसानियत की बात होती है तो एक नाम खुल के सामने आता है, चाहे उनको कितनी भी मुखालफतों का बाज़ दफ़ा सामना करना पड़ता है। लेकिन सारिम बरनी साहब जो हैं वो उनकी एक आदत है, हक गोई से बाज नहीं आते किसी सूरत में, चाहे कितना भी बैकलैश आए। इन्फेंटिसाइड यानी कि एक नौमौलूद बच्चे का कत्ल, आप क्या इसको, एक नौमौलूद बच्चे के कत्ल को आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक छोटी सी जान का कत्ल है, या आप समझते हैं कि एक जिस तरह किसी बालिग शख्स का एक कत्ल जो होता है वो हार्ड कोर क्राइम होता है, इसको भी आप एक क्राइम मान रहे हैं उतना ही बड़ा? मैं तो समझता हूँ कि बड़े से तो आपकी मुखालफत होती होगी तब आप किसी का कत्ल करते होंगे। इससे तो आपकी किस चीज़ की मुखालफत, ये तो उससे डबल गुनाह है मेरे हिसाब से। और अल्लाह की कई भी बात को हमने अमल करना है, वो है जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने तमाम इंसानियत का कत्ल किया। तो वो नामालूद हो, बड़ा हो, दरमियानी उम्र का हो, वो तो कत्ल ही है और घिनौना अमल है ये। और अक्सर मैं कहता हूँ कि वो गुनाह शायद अल्लाह माफ़ कर दे जो तुमने किया है, जो जिसकी वजह से ये रूह ज़िंदगी में आई है। लेकिन ये गुनाह मुझे यकीन है कि कभी माफ़ नहीं करेगा जो तुमने किया है, कि उसको कचरा कुंडी में डाल दिया या उसको कत्ल कर दिया, छत से उछाल के फेंक दिया। आपको पता है चंद अरसे पहले बफर जोन के अंदर, कराची के अंदर, एक बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को छत से घुमा कर किसी की छत पे गिरा था वो बच्चा आकर के। फिर एक औरत ने 2nd 3rd फ्लोर से या डिफेंस की कौन सी जगह, बलोच कॉलोनी के एरिया में जो है ना वो बच्चे को फेंका था। तो ये वाक़यात कैसे माफ़ होंगे? आप पिछले दिनों कोरोना में मुझे याद है एक वीडियो आई थी, सब इतना दिल हिल गया था देख के कि चूज़े जो हैं वो ट्रॉली में भर के लाए थे और कुएं में डाल दिए थे। वो चूज़े, जानवर की बात है। तो यहाँ जब इंसानों के साथ ये हो रहा हो तो कैसे यकीन किया जा सकता है कि जो है ना कुछ सवाब होगा या अल्लाह कुछ नहीं कहेगा या माफ़ कर देगा? पिछले साल 288 के करीब लगभग जो थी वो जो मिल गई थी, वो सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं, उनमें 80 to 90% मुझे बताया जा रहा है बच्चियां थी। यानी कि आप तो उन लोगों में जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते हैं, आप उस तरीके से इन केसेस को डील करते हैं। आपके ख्याल में क्या हकीकतन अभी तक हम ज़माना जाहिलियत की तरफ जा रहे हैं कि हम बच्ची के पैदा होने को हम इतना बड़ा गुनाह समझते हैं, इतना बड़ा जुर्म समझते हैं क्या? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। आज भी हम इसी जगह खड़े हैं कि किसी की अगर 6 बच्चियां हो गई, मियाँ बीवी की बात हो रही है, कोई गुनाह की बात नहीं हो रही, मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर 4 बच्चियां हैं, 6 बच्चियां हैं और 5वीं या 7वीं बच्ची पैदा होती है तो समझते हैं हम पे बोझ है। और मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह अगर मेरे औलाद हो, आज भी हो तो बेटी हो, मैं तो इसको ख्वाहिश करता हूँ। ये पता नहीं किस सोच के लोग हैं जो बेटी को बोझ समझते हैं। मैं नहीं समझता।
औलाद कोई भी बोझ नहीं है, इवन बेटा हो या बेटी हो, लेकिन बेटी तो एक ऐसी चीज़ है जो बाप को भी काबू, बीवी नहीं कर पाती काबू, अम्मा भी नहीं कर पाती काबू। अगर कोई बंदे को काबू करती है तो उसकी बेटी होती है जो काबू करती है। तो पता नहीं इनकी क्या सोचे हैं कि उठा करके हम दे दें, या हम पे बोझ बन जाएंगी, या हमारे लिए मुसीबत हैं, बेटी पे बेटी पैदा हो जा रही है। तो ये उनकी सोच है। और ऐसी भी बच्चियां मेरे पास आई हैं, जिस तरीके के मैं बता रहा हूँ कि जी 6 बच्चियां थी तो 7वीं नहीं रखना, 2 बच्चियां थी तो 3री नहीं रखना चाहे, ऐसी भी बच्चियां मेरे पास आई हैं। लेकिन इस पे अफसोस ही किया जा सकता है, समझाने को क्या रह गया, क्या समझाएंगे किसी को। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास एक बच्ची 7-8 साल की, एक माँ छोड़ के गई, सगी माँ, और किसी गुनाह से पैदा हुई भी नहीं, अपने ही शौहर से पैदा हुई बच्ची। क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी नहीं करते थे खातून की, उसने 30-32 साल में अपनी मर्ज़ी से फिर शादी कर ली थी किसी से, जिससे शादी की वो एक मिसाल देते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो आसमान से गिर के खजूर में अटकी, ये हुआ। फिर उसकी भी डेथ हो गई खैर बंदे की। हालांकि उसके चाचा वाचा सारे ताया सब बाहर स्टेबल बड़ी अच्छी फैमिलीज़ हैं, लेकिन ना उस बच्ची के सर पे हाथ रखने को कोई तैयार नहीं हुआ। वो माँ जब घर जाती है अपने मियाँ के मरने के बाद, तो घर वाले माँ बेटी, अपनी बेटी को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करते। वो माँ इतनी मजबूर हो जाती है। मैंने उससे बड़ी रिक्वेस्ट की कि बेटा मैं तेरा बाप बन के तुझे भी रखूँगा, इसको भी रखूँगा, दोनों को रखूँगा, मैं खर्चा उठाऊँगा सारा का सारा, तुम इसको रखो। लेकिन वो इतनी मजबूर थी और इतनी शर्मिंदा थी कि नहीं सारिम भाई, एक बार मैंने किया था अपनी मर्ज़ी से, मैं आज तक भुगत रही हूँ। अब घर वाले चाहते हैं कि इसको नहीं रखो, तो मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकती। आज इस बात को मेरा ख्याल है 1.5 साल, दूसरा साल हो रहा होगा, 1.5-2 साल हो रहे होंगे। मैं उस माँ को बुरा तो नहीं कह सकता, लोग शायद सुनने वाले कह सकते हैं बुरा, क्योंकि उनको हकाइक चीज़ों के नहीं पता, लेकिन किस दिल से वो छोड़ के गई होगी कि पलट के आज तक और कह के गई थी कि मैं नहीं आऊँगी। वो नहीं आई। वो मेरे पास उसका नंबर भी है, मैं भी उसको तंग नहीं करता, उसको याद कराता, क्योंकि अगर वो किसी चीज़ को भूलना चाह रही है तो मैं उसको याद ना करवाऊँ। वो सिर्फ एक मैसेज आया था लास्ट ईयर कि सारिम भाई आज उसकी सालगिरह, विश कर दीजिएगा उसको मेरी तरफ से। तो बड़ा दिल ना ऐसा फट गया था कि यार क्या करें हम, किस तरीके से करें। आप मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में ऐसे नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए? क्या उसका यही नसीब होना चाहिए कि कचरे में फेंक दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, दफना दिया जाए, फेंक दिया जाए, लिफाफे में बंद करके उसको सांस घोट के मार दिया जाए? मेरी बहन, आपने लिफाफे से भी एक बड़ी अच्छी बात, मुझे बड़ी अच्छी क्या है, मेरा अपना वाक़या बताऊंगा और इस सवाल का भी जवाब दूंगा कि इस पे मेरे ऊपर बड़ी तोहमतें लगाई गई और मुझे फ़ख्र है आज भी, मैं आज भी खुल के अभी वही अल्फाज दोहराऊंगा दोबारा से। एक बार मैंने एक बच्ची ली थी, हमें अगर आज भी अभी इस लम्हे भी इत्तला है ना कि फ़लाँ जगह कचरा कुंडी में, नाले में, किसी दरिया में, किसी समंदर में कोई बच्चे को फेंका और वो ज़िंदा है, चाहे वो थैले में बंद हो के कुछ, तो हम फ़ौरन पहुंचते हैं उसको लेने के लिए कि हम इसको ज़िंदगी दें, इसको अच्छे अस्पताल में फौरी एडमिट करवाएं, इसका ट्रीटमेंट करवाएं, इसको ज़िंदगी दें। तो एक बच्ची मुझे याद है आज भी, थैले में, बस वो उसकी शायद वो आखिरी सांसें थीं जब हम पहुँचे थे, आखिरी सांसें थी बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ने दी थी ना सांस, तो वो आज भी ज़िंदा है। अच्छा। और काफ़ी बड़ी हो गई आज, तो काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ। पूरे जो थैला है उसके ऊपर वो जैसे ओस सी नहीं आ जाती, बिल्कुल इस तरीके से वो सांस लेने से हो रही थी और नीली पड़ चुकी थी बिल्कुल, उसकी टांग भी टूट गई थी फेंकने की वजह से। तो ये तो आम सी बात हो गई तो हमारे यहाँ एक माशरे में, लेकिन अफसोस ये है कि आज उस अमल पे बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन मुझ पे तोहमतें लगाने वाले नाम निहाद अलम्बरदार बहुत सारे बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं बच्चा किसी को ऐसे नहीं देना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि उस बच्चे के नाम एक अच्छी बड़ी माकूल रकम हो या ज़मीन का कोई लीज हिस्सा हो जो उस बच्चे के नाम किया जाए और 18 साल तक वो उसके नाम रहना चाहिए, वो हिस्सा, वो ज़मीन, वो पैसा। और 18 साल के बाद उस बच्चे की मर्ज़ी या आपकी दीवी तरबियत कि उस बच्चा उस अमल, उस पैसे का, उस ज़मीन का क्या अमल करता है। देखें, वो जो चीज़ उसके नाम हो रही है वो मुझे नहीं मिल रही, लेकिन इस पे लोग मुझ पे तोहमतें लगाते हैं, बच्चे बेचता हूँ। तो अगर इसको लोग समझते हैं बच्चे बेचता हूँ तो मैं फ़ख्र से कह देता हूँ हाँ मैं बेचता हूँ, आपको ख़रीदने तो ख़रीद लो। आपने इतने वाक़यात में कभी भी कानून को पकड़ते हुए देखा है किसी ऐसे मुजरिम को जिसने अपनी, या मुजरिमा को जिसने अपने बच्चे को कचरे में डाला हो?
हो सकता है कि मेरी लाइल्मी हो, आप मुझे बता दें, आपने कभी कोई एक केस भी ऐसा देखा है जिसमें कानून ने कोई गिरफ्त पकड़ी हो या गिरफ्त ऐसी मजबूत रखी हो, ऐसे शिकंजे में लाया हो? कचरे में तो नहीं, हाँ हाल ही जो अभी एक बलोच कॉलोनी का वाकया था उसमें पकड़ा था और वो छूट भी गए। तो कानून, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर करूँ, इसमें हम पुलिस वैसे तो मुजरिम है, मगर इसमें मैं मुजरिम नहीं बनाना चाहता क्योंकि कानून ही नहीं बना हुआ, कानून साजी नहीं हुई है ना इसकी, साजी नहीं हुई भी। अगर कानून बना हो, कोई सज़ा जजा का निज़ाम हो, हमारे यहाँ तो कानून ये कि दीन ने कहा है लवाकिन माफ़ कर सकते हैं, तो अपने ही बच्चे का कत्ल खुद ही माफ़ भी करा लेते हैं वो दीगर लवाकिन से। तो इस सिस्टम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखिए अल्लाह ताला ने ये निज़ाम इसलिए रखा कि मैं किसी शख्स को मारना नहीं चाह रहा था, मेरी टक्कर से, मेरी गलती से, मेरे हाथ के कुछ गिरने से अगर उसकी जान चली जाती है तो उसकी माफ़ी देने के लिए अल्लाह ने कहा है। ये थोड़ी कहा है कि अगला 6 महीने प्लानिंग करके आ रहा है, 9 महीने प्लानिंग करके आ रहा है, 10 महीने प्लानिंग करके आ रहा है, इसको कत्ल करना है, इसके टुकड़े करना है, इसको बोरी में डालना है और हम जाके लवाकिन से माफ़ कर लें या कसास दियत दे करके माफ़ कर दे दी जाए। तो ये कानून या दीन ये नहीं है। हमें कानून और दीन को समझने की ज़रूरत है और अलग अलग इस पर निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि कैसे कत्ल में माफ़ी हो सकती है, कैसे कत्ल में माफ़ी नहीं हो सकती। मैं बहुत मशकूर हूँ सारिम बर्नी भाई, आपका हमेशा बड़ी, आपसे बात करके आप दो टोक बात करते हैं, आप इधर उधर की बात नहीं करते। मुझे इसी वजह से आपसे बात करके हमेशा काफ़ी ज़्यादा मैं भी सीखती हूँ। और मैं सिर्फ इनकी बात को टो करना चाहूँगी यहाँ पर कि इन्होंने कहा है कि कानून साजी होनी चाहिए। जी हाँ, कानून साजी नहीं है आपके मुल्क में। हम कराची की अगर सिर्फ बात करें, जो इस वक्त शरह इस वक्त इन वाक़यात की है, यानी कि नौमौलूद बच्चों का कत्ल की जो शरह है, वो हमारे लिए तो होशरुबा होगी, लेकिन उस वक्त तक किसी भी सूरत में आप किसी शख्स को या ऐसे खातून को ये क्राइम कमिट करने से रोक नहीं सकते जब तक कि कानून साजी ना हो। अब इन्होंने क्या बात की है कि हम तो यहाँ पे माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, हमारी औलाद थी हमने माफ़ कर दिया। बड़ा सोचने का मकाम है, बड़ा अहम टॉपिक आज हम लेकर आए थे और उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के बाद बहुत से जो अजहान के खाने हैं वो खुलेंगे। लेकिन फिल वक्त छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद खुशामदेद। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ कि अगर इन्फेंटिसाइड, यानी जो आज हमारा टॉपिक है नौमौलूद कत्ल जो कराची में हो रहे हैं, ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली हम इस हवाले से बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंट नाम है हम उसके साथ मौजूद हैं। चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, चाहे कैसे भी हालात हो, एक नाम जो ऐसी इमरजेंसी में आपको सबसे पहले नज़र आएगा, या कोई भी कार खैर का काम हो या कोई भी रेस्क्यू का काम हो, सबसे पहले आपको कोई नाम अगर सुनने को मिलेगा तो पहले हम सुनते थे अब्दुल सत्तार ईधी, और अब उनके जानशीन है फैसल ईधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई, ऑफ द रिकॉर्ड आपकी मेरी जो बात हुई, या आप देख लीजिए कि मैंने अपने सवालात जो मैं लेकर आई थी ना, वो मैंने एक साइड पर इस वजह से रख दिए क्योंकि मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा ऑफ द रिकॉर्ड जो आपने मुझे फिगर बताया है ऐसे बच्चों का, जो आपने सिर्फ 2021 में, अभी तो 22 शुरू हुआ है, 2021 में जो आपने मुझे फिगर बताया है, मैं तो सर से पाँव तक हिल गई हूँ। नौमौलूद का कत्ल आपके ख्याल में इस वक्त कराची में अगर हम बात करें, आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें कोई नहीं बता सकता है कि इस वक्त क्या हालात हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि ऐसे नौमौलूद कत्ल, यानी नौमौलूद बच्चों की कत्ल में इजाफा हुआ है? हाँ, ये पिछले कई सालों से इजाफा होता जा रहा है। पिछले साल 2021 जो अभी ख़त्म हुआ है, और इसमें हमने 288 जो है वो नौमौलूद बच्चों की लाशें सिर्फ कराची से उठाई हैं और दफन की, और हमारे अलावा दीगर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी की हैं, तो ये फिगर इससे ज़्यादा है। और ये तो वो बच्चे हैं जो हमें मिल गए, जो कचरा कंडियों में निकल गए या डंपिंग हाउस में चले गए, मतलब जो कचरे के जो ढेर होते हैं उसमें चले गए, वो अलग फिगर है। जो हमें मिल गए ये वो रिकॉर्ड है, और ये बढ़ता जा रहा है, और इनमें मेजॉरिटी लड़कियां होती हैं, और इसकी कत्ल की जो सबसे बड़ी वजह ही लड़की होना है। अच्छा, अब चूँकि हम बात कर रहे हैं ऐसे बच्चों की
जिनको आपने, मैं सिर्फ आपसे वो बात कर रही हूँ जिन बच्चों को आपने जो है वो दफनाया, यानी कि ऐसे बच्चे जो आपको मिले, आपने मुझे 2021 का फिगर बताया तकरीबन 288, लगभग 300। ये इससे बड़ा अलमिया आपके लिए इखलाकी, समाजी, आप कोई भी इसे अलमिया का नाम दे दें, हर हवाले से ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मुझे ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें कि किसी ने जो नौमौलूद है उसको कचरे में फेंक दिया, फेंकने के बाद कोई पॉसिबिलिटी है कि कितनी देर तक अगर आप उसको रेस्क्यू कर लें तो वो उसकी जान बचाई जा सकती है, और कितने % चांसेस होते हैं? अमूमन ये मार के ही फेंकते हैं। जब ये 5वें 6ठे महीने में बच्चे को जान आ जाती है ना, 6ठे महीने में अगर आप किसी को अबॉर्ट करते हैं तो उसमें जान होती है, उसमें धड़कन होती है, वो चंद घंटे तक बेचारा स्ट्रगल करता है, इसके बाद फिर वो जान दे देता है। तो कोशिश करें अबॉर्ट ना करें, ये किसी को दे दें जो बेऔलाद जोड़े हैं, और इस तरह कत्ल ना करें, और कम से कम बच्चे पैदा करें। वैसे ही हमारे समाज में गुर्बत बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और हम अपने कराची का ही फिगर आप ले लें, कराची में 20 लाख बच्चा स्कूल जाता है और 26 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है। आप बुनियादी सहूलतें तो दे नहीं पा रहे, बच्चों को खिला नहीं पा रहे, तालीम नहीं दे पा रहे, तो आप इतने बच्चे पैदा ना करें कि हम इनको भूखा नंगा जाहिल एक पूरी समाज बना रहे हैं जो कि हमारे काबू में भी नहीं होगा, और क्राइम इतना बढ़ेगा। वो अपना पेट तो पालेगा ना, कोई भी होगा, और भूखा जो है वो फिर क्राइम की तरफ जाता है। तो आप भूख का भी जो फैमिली प्लानिंग है उसके ऊपर अमल करें, और ये अब पुरानी जहालाना जो तरीके हैं कि लड़के पैदा होंगे तो हम खुशहाल होंगे, ये अब नहीं है ऐसा। जो है अब जो है वो, और लड़कियां जो है वो ज़्यादा जो है वो सुख देती हैं, ख्याल रखती हैं माँ बाप का, लड़के नहीं देते। फैसल भाई, आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ एक लड़की ही पैदा होना सिर्फ एक यही एलिमेंट है, या फिर इसलिए कि हम इतने सारे बच्चों को पाल नहीं सकते तो एक और आ गया है, तो ये एलिमेंट है या नहीं? ये नहीं है, ये जो खालिसतन इसका है। और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि वो शादी से बग़ैर बच्चे जो हो जाते हैं, औलाद मतलब बच्चे रह जाते हैं, उनको फिर अबॉर्ट करवाया जाता है, लेकिन उनकी तादाद इतनी नहीं है, ज़्यादातर ये तादाद इसकी है। अच्छा, यानी आप समझ लें कि अगर लड़कियों का रेशो निकाला जाए, मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगी कि ओवरऑल इन सिर्फ हम अगर इन 288 बच्चों की बात करें, कितने % इसमें लड़कियां थीं और कितने % इसमें लड़के थे? ये फिगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, हमारे पास डेटा मौजूद है। आप इस पर एनालिसिस करना चाहें, हम आपको सारा डेटा दे देंगे, पिछले साल का भी, इससे पिछले साल का भी हम आपको डेटा दे सकते हैं। यानी % उसमें लड़कियों की तादाद क्या ज़्यादा थी? मेरी जो काउंटिंग्स हैं उसमें लड़कियों की तादाद 80% के करीब है। 80% तादाद बच्चियों की थी। और मैं यह जानना चाहूँगी आपसे, ऐसे मौके के पे यकीन करें कि मैं इस वक्त ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अगला सवाल आपसे क्या करूँ, क्योंकि मेरी तवक्को से ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है इस चीज़ की। अभी अगर हम लोग देखते हैं कि हम जिन माशरों की मिसाल देते हैं कि उन माशरों में, मतलब हम लोग अगर बाहर देखते हैं, भाई फ़लाँ मुल्क का स्ट्रक्चर आपने देखा कितना बेहतरीन है, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर आपने देखा कितना वीक है, आपने वहाँ की ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देखा, आपने वहाँ पे देखा कि कोई शख्स भूखा नहीं सोता है। हम दूसरे माशरों की मिसाल दे रहे होते हैं ना, तो एक मिसाल वहाँ पे ये देख लीजिएगा कि उन माशरों में कभी भी लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं समझा जाता है, और उस लड़की होने की पादाश में कभी भी वहाँ पर आपको इस तरीके से बच्चे, कचरों में बच्चियाँ आपको नहीं मिलेंगी मरती हुई, सड़ती हुई। अच्छा फैसल भाई, एक और चीज़ वो ये कि जैसे कि सबसे पहले ईदी ने झूला रखा और आपने एक उसका स्लोगन ये दिया कि कत्ल ना करें, झूले में डाल दें। तो मुझे ये बताइएगा कि इस झूले में डाले गए बच्चों की जो तादाद है, जो कि यकीनन अगर आप ये झूला ना रखते तो उनका मुकद्दर जो था वो कचरे की कुंडी होता जहाँ पर उसको मार के फेंक दिया जाता है, जैसे कि बाकी बच्चों की लाशें मिल करी हैं। इस झूला रखने के बाद जो है वो कुछ फ़र्क पड़ा है थोड़ा सा? नहीं, बिल्कुल, हज़ारों बच्चों की जानें बची हैं, हमने हज़ारों बच्चे एडॉप्शन के लिए दिए हैं। हमारे पास 2 किस्म के बच्चे आते हैं, एक तो वो होते हैं जो कि पैदाइशी होते हैं, तो वो हम एडॉप्शन के लिए दे देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि माजूर होते हैं, कोई डिफेक्ट के साथ होता है, तो फिर वो हम, कुछ ऐसे होते हैं उनमें भी कुछ जो है वो एडॉप्शन के लिए चले जाते हैं, कुछ कम्युनिटीज़ ले लेती हैं, और जो नहीं लेता वो फिर हम अपने पास रख लेते हैं। तो वो माजूर होते हैं, जब तक उनकी बेचारे की ज़िंदगी होती है और सेहत होती है वो रहता है हमारे पास। कुछ बड़े भी हो जाते हैं और कुछ जो है वो इसमें इंतकाल भी कर जाते हैं। तो ख़र्चा इनका इतना नहीं होता, ख़र्चा हमारा एक बच्चे को पालने का कितना होता है जो हमारे घरों में होता है, तो मेरे ख्याल से पूरे महीने का 5,000, 4,000, 5,000 का 6,000 का होता होगा, इससे ज़्यादा नहीं आता।
फैसल भाई कुछ कहना चाहेंगे ऐसे बदबख्त लोगों को कि जो कि ये अज़ाइम रखते हैं कि अगर घर में बेटी पैदा हो रही है या कोई अगर हैंडीकैप बच्चा पैदा हो रहा है आपके घर में, हम उसको भी बीच में काउंट करेंगे, सिर्फ लड़कियां नहीं। हमें दरअसल चाहिए होता है सेहतमंद, आने वाले दिनों में कमाऊ पूत किस्म का हमें बेटा चाहिए होता है जो कि हमें संभाल सके। असल में बात ये है। अब अगर लड़की कुछ ख़ानदानों में पैदा होती है तब भी उनको लगता है कि ये तो चली जाएगी, इसने हमें क्या फ़ायदा देना है। वैसे भाई किस एरिया से ज़्यादा ऐसे वाक़यात जो है वो काउंट किए जा रहे हैं? कुछ ऐसे वाक़यात ऐसे जिसमें आपको लगा हो कि ये वाला कराची का ऐसा हिस्सा है जहाँ पर ऐसे ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं? एरिया वाइज मैंने नहीं किया, लेकिन ये ज़्यादातर गरीब आबादियों में, वर्किंग क्लास की जो आबादियाँ हैं उसमें ये इश्यूज़ हैं। एक छोटी सी जान का कत्ल जो है ना वो उतना ही बड़ा कबीरा गुनाह है और उतनी ही उसकी सज़ा मेरे ख्याल में कि वाजिब होनी चाहिए हमारे कानून में, और कानून की पकड़ उतनी ही होनी चाहिए जैसे कि किसी बालिग शख्स को आप कत्ल करते हैं या किसी बड़े शख्स को या किसी बड़े बच्चे को आप कत्ल करते हैं, उतनी ही सज़ा होनी चाहिए और उतना ही बड़ा ये गुनाह है, उतना ही बड़ा ये क्राइम है। ये बात याद रखिएगा। कानून हरकत में कब आता है हम नहीं जानते। इतने वाक़यात हो गए। फैसल भाई कह रहे हैं कि 288 तो 2021 में सिर्फ हमने ईदी ने ऐसे बच्चों को दफनाया है। 288 का फिगर आप जानते हैं? 288 तकरीबन 300 के करीब। और अगर ये फिगर जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऐसे इलाके जो कि ज़रा गरीब तबका कहलाया जाता है उनकी कचरा कुंडियों में ये ज़्यादा तादाद है। और सबसे जो एक अलार्मिंग और सबसे अफसोसनाक मकाम ये है कि उसमें ज़्यादा तादाद बच्चियों की है। यानी कि शायद आज 2022 में जाने के बावजूद भी हम अपनी उस बोसीदा सड़ी हुई उस अपनी थिंकिंग से, उस अपनी जहनियत से और अपने उस एक ख़ास किस्म के उस हाले से हम लोग निकल नहीं पाए हैं कि लड़के को आज भी ख़ानदान में फ़ौक़ियत दी जाती है लड़की पर, और लड़की को आज 2022 में भी इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कमतर समझा जाता है, बोझ समझा जाता है। और इस बोझ का हल ये कुछ लोग निकालते हैं कि पैदा होते के साथ ही लड़की है, मार दो, दफना दो या फिर कचरे में फेंक दो। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि इन्फेंटिसाइड, नौमौलूद बच्चे का कत्ल कितना बड़ा हार्ड कोर क्राइम है। इस हवाले से हम जानने के लिए बहुत मशकूर हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौजूद हैं डॉक्टर नाइमा सईद, डिपार्टमेंट क्रिमिनोलॉजी, कराची यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाइमा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आज का जो आपका ये मौजू जो है इन्फेंटिसाइड या बच्चों, नौमौलूद बच्चों का कत्ल, ये हमेशा से जो है वो एक इस पूरे रीजन में जो है, मैं इंडिया की बात करूँगी, पाकिस्तान की बात करूँगी, एक बड़ा सवालिया निशान रहा है। एक रवायती माशरा जो कि जिसकी का दावा है कि वो रिवायतों के अमीन हैं, और वहाँ पर जो है वो बच्चों के साथ, नौमौलूद बच्चों के साथ ये बेरहमाना जो है हम सलूक देखते हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इसमें से जो है, जो मैं कहूँगी कि जो मेजर जो इसकी जो कॉज हैं उसमें दो कॉजेज़ हैं। एक तो यह है कि ऐसे बच्चे अनवांटेड हों कि उनके जो दुनिया में लाने वाले जो अफराद हैं उनका आपस में जो है वो मैरिटल रिलेशन ना हो, इस बिना पर जो है इस तरह के हम बच्चों में कत्ल देखते हैं। या फिर जो है वो एक दूसरी जो सबसे अहम वजह है वो यह है कि पेरेंट्स के माली और माशी हालात जो हैं वो ऐसे ना हो कि वो मज़ीद बच्चे जो हैं वो अफोर्ड कर सकें। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि इसमें जो रिकॉर्ड सामने आता है, कोई ऐसा दस्तयाब डेटा तो है नहीं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के लेवल पर जो है वो इस तरह का कोई डेटा जो है वो मुनज़्ज़म नहीं किया जाता। लेकिन जो एक प्राइवेट इदारों के, NGOs के जो कि इस काम में जो है वो हैं, बच्चों के हवाले से देखते हैं, उनके हवाले से हम देखते हैं कि इसमें लड़कियों की तादाद, गर्ल चाइल्ड की तादाद जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। और इससे हमें बिल्कुल साफ पता चलता है कि अनवांटेड चाइल्ड में जो है वो बच्चियों की तादाद ज़्यादा है। यानी दुनिया में लाने वाले माँ बाप जो हैं वो एक बेटे के इंतज़ार में जो है वो, जब बेटी दुनिया में आती है तो वो उनके लिए अनवांटेड होती है और वो इसको इस तरह से डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो तादाद जो मुख्तलिफ़ इदारों के हवाले से हमारे सामने आ रही है, दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। इसमें देखें, ज़्यादातर स्लम एरियाज़ में जो है वो इस तरह के वाक़यात हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, जो बहुत ही जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो गुर्बत के शिकार इलाके हैं, वहाँ
पर इस तरह के वाक़यात हमें जो नज़र आते हैं उसमें सबसे मेन वजह जो है वो गिरते हुए माशी हालात हैं, जिसमें जो है वो बच्चियों को एक बोझ की तरह लिया जाता है कि बच्ची है, ये अर्निंग हैंड नहीं होगी और ये आगे जो है वो उसकी शादी और उसको की परवरिश में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बर्डन आएगा, इसलिए उसको इस तरीके से जो है वो छोड़ दिया जाए। लेकिन बहरहाल मैं फिर ये कहूँगी कि औलाद की मोहब्बत जो है वो सिर्फ़ इंसानों में नहीं बल्कि वो हर जानदार में होती है, और हर जानदार जो है वो अपनी औलाद की जो है वो बहुत हिफाजत भी करता है और उसको जो है वो उसकी परवरिश भी करता है। लेकिन इंसानों में जो है वो इस तरह के बेरहमाना जो से कह सकते हैं कि ये बिहेवियर जो नज़र आते हैं, इसमें सबसे बड़ी कमी जो है वो तालीम की कमी है, शऊर की कमी है। इसके अलावा जो है मज़हबी जैसे कह सकते हैं कि तालीमात की भी कमी नज़र आती है कि उनको मज़हब के बारे में भी और हुकूक़ के बारे में भी उनको नहीं पता, उनको बच्चों के हुकूक़ के बारे में भी नहीं पता कि अल्लाह ताला ने उनको अगर ये औलाद दी है तो उसके हुकूक़ क्या हैं, उसको किस तरीके से परवरिश करना है। उसकी परवरिश में यकीनन औलाद की परवरिश में मेहनत होती है, बहुत सारी एफ़र्ट्स होती हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को जो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अपनी फैमिली को प्लान करने के तरीके भी जो हैं वो उसको वो अडॉप्ट कर सकता है, इसके बजाय कि वो इस तरह की हरकत करे और इस तरह की जो है बेरहमाना जो है वो सफ़ाकाना सलूक जो है वो औलाद के साथ किया जाए। अच्छा, हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है, तो मैं यकीनन ये कहूँगी कि हुकूमत को इस सिलसिले में यकीन क़वानीन मौजूद हैं, लेकिन हम दीगर तमाम चीज़ों में देखते हैं कि क़वानीन पे अमल दरामद जो है वो किस तरीके से होता है। तो इस चीज़ में भी बच्चे, ज़ाहिर बात है कि वो बच्चे जो हैं बेज़बान बच्चे हैं, वो खड़े होकर अपने हुकूक़ तो नहीं मांग सकते। यकीनी तौर पे माशरे के बाशऊर तबक़ात ही उनके हवाले से बात कर सकते हैं। तो हुकूमत जो है, अव्वल तो हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कि हम उसके तदारुक के लिए जो है वो ठोस इक़दामात उठाएं। देखें, आप इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप जो हैं वो हर घर पे पहरा लगा दें या उन इलाक़ों पे जो है वो चेक रखें। यकीनन जो है वो माशी हालात की माशी पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएँ, इसी तरह से जो है वो तालीम और तरबियत पे तवज्जो दी जाए ताकि जो है वो इस तरह के रवैये जो हैं वो उनको काउंटर किया जा सके। कानून की जहाँ तक आपने बात की है, मैं आपसे अगला सवाल यही करने वाली थी इनफैक्ट, और मुझे ज़रा डिटेल में आपसे सवाल का ये जवाब चाहिए कि देखिए, हम कोई छोटा सा भी अगर कोई मामला होता है, छोटा सा, जिसमें एक दो लोगों की अगर बात आ जाती है, तो कभी कभी कानून उस पर भी मुतहरिक हो जाता है। अगर वो कोई चीज़ ऐसी हो जो सोशल मीडिया पे आ जाए, तो हमने देखा है कि अक्सर वो बेशतर कानून हरकत में आ जाता है, सोया होता है लेकिन हरकत में आ जाता है। बाद में उसका हतमी नतीजा क्या निकलता है वो तो खैर हमें भी नहीं मालूम, लेकिन ये कि इस फैक्ट एंड फिगर्स को जो हम कलेक्ट करके आई हैं, कुछ इस तरह के हैं कि सिर्फ 2021 में सिर्फ कराची में सिर्फ ईदी सेंटर ने जो बच्चे दफनाए हैं ऐसे केसेस में जिसमें नौमौलूद बच्चों का कत्ल किया गया है, कचरे में फेंका गया है, उनको ऐसी जगहों पे शॉपर में बांध के फेंका गया है ताकि बचने की कोई सूरत ही ना रहे, ये तकरीबन फिगर बन रहा है 218 से 288 तक का। सिर्फ ये वो फिगर है कि जो कि मुझे ईदी सेंटर में बताया गया। अब बाकी जो इदारे हैं, ऐसे फलाही इदारे, उन्होंने कितने बच्चे दफनाए उसका भी तो रिकॉर्ड अभी आया भी नहीं है, और उन बच्चों का भी रिकॉर्ड नहीं है। शायद उनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो, जो कि डंपिंग पॉइंट में साथ ही निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, कचरे में वो शॉपर के अंदर हैं, पता ही नहीं चला, अंदर निकल गए वो उसमें डंपिंग पॉइंट पर जाके, उन बच्चों का तो पता ही नहीं है, उनकी शायद तादाद इससे भी ज़्यादा है। आपको नहीं लगता ये इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है सिर्फ कराची के अंदर ही कि अब इसके ऊपर कानून को मुतहरिक नहीं होगा? कानून को पहली फुर्सत में जो है वो इसके लिए जो है वो ऐसी कानून साजी ऐसे सख्त तरीके से करनी चाहिए हुकूमतों को, और कानून को इतना शिकंजा तंग करना चाहिए कि इसको हार्ड कोर क्राइम डिक्लेयर ना करें, बल्कि इसकी सज़ा भी ऐसी रखें कि अगला शख्स या कोई ऐसी खातून ये अमल करते हुए 1000 मरतबा सोचे। जी बिल्कुल, आपने बात की अलार्मिंग सिचुएशन की, तो मैं कहूँगी कि सिर्फ यही नहीं, दीगर बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो चुकी हैं। माशरे में ओवरऑल बेहिसी है। आप एक बेहिस माशरे को किस तरह से जो है वो इस तरह से आप उसको उठा सकते हैं और आप उसको उस तरह से ख्याल दिला सकते हैं। देखें, क़वानीन बना लेने से जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाता। क़वानीन बनाना कागज़ पे बहुत आसान है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके लिए एक जो है वो विल चाहिए, जो कि हुकूमत में भी होनी चाहिए, जो कि माशरे में भी होनी चाहिए। माशरे में हसासियत होनी चाहिए।
माशरे, मैं ये मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि माशरे में हसासियत ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, बड़े से बड़ा जुर्म हो जाता है और उस जुर्म के हवाले से वो आपने सोशल मीडिया की बात की, बिल्कुल सोशल मीडिया पर कुछ दिन आपको गूंज नज़र आएगी, वो कुछ दिन भी 1 या 2 दिन होंगे, उसके बाद जो है वो भी आपको वहाँ से भी जो है वो चीज़ बिल्कुल इस तरह से ख़त्म हो जाती है। इस कदर फ्रीक्वेंटली इस तरह के जराइम सामने आ रहे हैं कि आपकी हसासियत जो है ना वो दम तोड़ती नज़र आ रही है। लेकिन आप किस किस जुर्म को आप कहेंगे ना, आप एक पूरी लिस्ट बना लें, एक बच्ची के साथ एक रेप होता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है, ठीक है, उसी में से 10 चीज़ें ऐसी निकल आती हैं कि आपको माशरा जो है वो उसकी हसासियत नज़र नहीं आती। माशरों में हसासियत ज़रूरी है कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और जराइम को रोकने के लिए। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं, अवाम में भी ज़रूरी है कि अवाम भी जो है वो उस चीज़ को ले उस तरीके से। हमारे यहाँ तो विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है। अब वो बच्चों की जो आप बता रही हैं, जो इस तरह से जो है बच्चों की डेड बॉडीज़ मिलती हैं, बहुत सारे बच्चे तो सामने ही नहीं आते, उनकी डेड बॉडीज़ बड़ी जल्दी डिज़ोल्व हो जाती हैं, उनको तो जो है वो उनका तो कोई सबूत ही नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, लोगों के ज़हन में एक चीज़ आती है कि ये जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग, क्या यही सोल्यूशन है? क्या अगर वो बच्चा किसी गलती के नतीजे में दुनिया में आया है तो क्या उसका एंड यही होना चाहिए? इस पे मजहबी इदारों को, इस पर जो है मजहबी तबकात को भी एजुकेट करना चाहिए माशरे में कि इस तरह के बच्चे जो हैं उनके साथ जो है वो जो सलूक किया जाए वो कम से कम गैर इंसानी सूर पहले तो एक हो ही चुका है, एक जो है वो कवानीन को तोड़ा जा चुका है, शरीयत के ख़िलाफ़ काम हो चुका है, लेकिन बाद में जो है वो मज़ीद जराइम ना किए जाए। एक जुर्म से कई जुर्म नथी होते हैं, यानी कि एक जुर्म कई जुर्म को जन्म देता है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नाइमा सईद हमारे साथ मौजूद थी और यहाँ पर मैं इनकी इस बात को टो करूँगी। इन्होंने कहा ये डिपेंड करता है आपकी हसासियत कितनी है। हसासियत की अगर बात आए ना तो हम उस माशरे का माजरत के साथ उस माशरे में सांस ले रहे हैं जिसकी हसासियत की गिरावट की हमने एक मिसाल, हालांकि ये मौजू नहीं है आज के हमारे प्रोग्राम का, लेकिन नथी कर रही हूँ मैं इसको। हमारे में कितनी एहसासियत, कितनी इंसानियत बाकी रह गई होगी ना, उसका अंदाज़ा हुआ जब मरी में हादसा हुआ है, मरी का सानिया हुआ है, लोग मरते रहे वहाँ पर और वहाँ की इंतज़ामिया किस तरीके से लोगों को मरतबा देखती रही और अपना कारोबार चमकाती रही, किस तरीके से दोनों हाथों से लूटती रही। वो मदद बच सकते थे, शायद अगर वो मदद करते तो वो बच जाते, अगर वो अपनी लालच छोड़ देते तो वो बच जाते। मैं सिर्फ आपको ये वाकया काउंट करने के लिए दे रही हूँ कि हमारे में हसासियत शायद अब ख़त्म होती जा रही है। जैसे जैसे हम लोग एक मॉडरेट एज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम 2022 में हैं, लेकिन शायद हमारा जो हमारी जो सोच है वो इतनी बोसीदा हो चुकी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ज़माना जाहिलियत की तरफ जा रही है। ज़माना जाहिलियत में भी ये सोचिए कि ऐसा ही होता था, लड़कियों को दफना दिया जाता था, आज भी बच्ची को दफनाया जा रहा है। उसकी कॉजेज़ कोई भी हो सकती हैं, लेकिन ये बड़ी बहुत ही एक अलमनाक बात है और एक ऐसी बात है कि जिसके ऊपर मातम करने का मकाम है कि अगर 100 बच्चा इस तरीके से कचरे में फेंका जा रहा है, उसको मारा जा रहा है नौमौलूद बच्चे को, तो उसमें 80% से लेकर 90% तक बच्चियां हैं।